नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं आनंद प्रकाश आप सभी को आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज नए टॉपिक के साथ आया हूं। 2011 के सेकेंड सिटिंग के साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आय करने वाला हूं, तो सब तैयार हो जाइए। अपना अपना दम दिमाग को खोल के दम तैयार होइए नज़रिया के साथ और बने रहिएगा। चलिए आप लोगों के बीच हम पहला क्वेश्चंस देने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने कि सबसे कठोर तत्व कौन है। मतलब नीचे में 4 वो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि सबसे कठोर कौन है। तो पत्थर है, हीरा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये 4 गो में से। तो जो लड़का ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो सोच रहे होंगे सबसे अच्छा तो पत्थरे रहता है, लेकिन नहीं चिला। सबसे कठोर तत्व आपका हीरा हो जाता है। चलिए पहला का आंसर आप लोग को पता हो गया होगा कि सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग 2 नंबर कहते हैं, 2 नंबर की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर है इस प्रकार से कुछ आपके स्क्रीन पे। 2 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, जिससे बीमार नहीं बोलता कि डेंगू हो तो वही डेंगू की बात कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। हाँ, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मतलब कह रहा हम जन्म लिया है कौन से पानी में, कैसन में रोआ है, खारा जल में रोआ है कि शुद्ध जल में रोआ है कि गंदा जल में रोआ है कि तो आज हम इसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। रुक जाओ कि डेंगू जब पूछता हो छोटका, डेंगू और एगो मलेरिया, ये दोनों में लड़का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए हम आज इसको दूर कर देते हैं। एगो मलेरिया होता है, एगो डेंगू एगो मलेरिया, 2 बीमारी और दोनों मछली काटे सो गए। तो डेंगू वाला जब मच्छर रहता है वो शुद्ध जल में रहता है, प्योर शुद्ध जल रहता है। लेकिन मलेरिया अगर बात करेगा तो मलेरिया शुद्ध जल में नहीं बल्कि गंदा जल में रहता है। मलेरिया का बात करेगा तो गंदा जल, डेंगू का बात करेगा तो शुद्ध जल, डेंगू का बात करेगा तो शुद्ध जल, मलेरिया का बात करेगा तो गंदा जल, मलेरिया का बात करेगा तो गंदा जल मारना है, डेंगू का बात करेगा तो शुद्ध जल मारना है। लेकिन बताइएगा चला थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे कि यहाँ डेंगू का बात किया जा रहा है कि मलेरिया का, तो डेंगू का बात किया जा रहा है शुद्ध जल की गंदा जल। शुद्ध जल 100% मलेरिया कहेगा तो गंदा जल, लेकिन यहाँ मलेरिया नहीं कहा है, शुद्ध सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। हाँ, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, एक वैज्ञानिक का नाम बताइए अब कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये लेमार्क ने दिया रे छोटू, याद कर लेना, लेमार्क नहीं दिया था, इसको लेमार्क नहीं हो सकता है। अरस्तु भी नहीं दिया था, डार्विन दिया था। किसने दिया था? डार्विन। जो करेक्ट आंसर ये डार्विन दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर की भी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। पहले वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, प्रकाश है। ये 4 चीज में किसकी प्राप्ति है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है रे छुटका, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, मतलब हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। एकदम कंठस्थ क्लियर कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दुनिया में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुकुलन द्वारा 4-5 ऑप्शन दिखाई पड़ना चाहिए। 4 ऑप्शन देखिएगा, दिख रहा होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इसका हम पर्दाफाश करते हैं। रुको पहले एकदम पोस्टमार्टम करते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसका होता है? अमीबा में होता है या किस में होता है, समझिएगा। ये 4 ऑप्शन अमीबा में, ईस्ट में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो ऑप्शन आप लोग क्लिक कीजिए और कमेंट में लिखिए आंसर।
कि ईस्ट में होता है, कि अमीबा में होता है, कि शैवाल में होता है, कि इसमें होता है। तो इसका आंसर हम बताना चाहेंगे अब कि इसका ईस्ट में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला, और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में आते हैं और बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रा, ये तो बच्चा जानता होगा, हमारा विद्यार्थी अगर जो पढ़े होंगे हमारे यहाँ और जो भी नहीं पढ़े वो भी सही है। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये नहीं बताइएगा तो फिर समझ लिए बेकार हैं आप लोग। 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा। जैसी कहेगा श्रेणी क्रम तो ये दोनों जुट जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 2 और 1 3 ओम, तो टोटल प्रतिरोध हो गया 3 ओम। चलिएगा अब वोल्ट देने की 6 वोल्ट वाला बैटरी, हम बोले थे कि वोल्ट वाला बैटरी मतलब विभव के मान 6 वोल्ट दे दिया है। जोड़ने पर परिपथ में इसमें मिटा देते हैं, परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। चलिए फिर से 1 और 2 हो जाएगा 3 ओम, हो जाएगा आपका प्रतिरोध। आर का मान चलिएगा भी का मान हो जाएगा कितना, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। हमको विद्युत धारा का मान पूछा है, यानी आई बराबर भाट। हम फार्मूला आपको बताए होंगे, शायद याद होगा। भी बराबर आई आर फार्मूला होता है, ठीक है। और हमको निकालना है कौन चीज, आई निकालना है। भी कितना है 6 है, आर कितना है 3 है, तो आर नीचे आएगा छोटू, तो हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, तो 2 आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 7, ओम का नियम का गणितीय रूप। ओम का नियम हम बताए थे, ओम नामक वैज्ञानिक थे, अचर ताप पर उपयोग क्या किए थे, विद्युत धारा और विभवांतर भी और आई में संबंध बताए थे। इसमें हम संबंध भी निकाले थे कि भी बराबर आया था आई आर आया था। कहीं भी बराबर आई आर है, ये नहीं हो सकता है। भी बराबर आई आर नहीं है, ये भी बराबर आई आर आ जाएगा, थोड़ा सा हल कीजिएगा तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो देखिए भी बराबर आई लटकल है, जाकर हम सट जाएगा, तो भी बराबर आई आर ना हो जाएगा रे छुटका। तो ये सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की दुनिया में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर कि मलेरिया, अभी मैंने बोला था डेंगू के लिए मैंने बोला साफ जल शुद्ध जल, लेकिन मलेरिया के लिए गंदा जल, एकदम आराम से मारेंगे बी। चले भागेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की दुनिया में। और क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बताते हैं आपको, क्लियर। वायुमंडलीय सतह मान लेते हैं, चला ये वायुमंडल सतह है, ठीक है। तो वायुमंडल सतह के ऊपर, वायुमंडल सतह के ऊपर पाया जाता है ओजोन परत। तो वायुमंडल सतह के ऊपर कहाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की दुनिया में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत, सॉरी ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले हम सिखाते हैं इसको विस्तार से। ओजोन का सूत्र होता है O3 छोटका। तो इसके एक अणु की बात कर रहा है, कितने परमाणु होते हैं। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिए चलो आवर्त सारणी के मैं क्लियर करता हूँ। आवर्त सारणी में अगर आवर्त की संख्या पूछे तो 7 मारना, ठीक है। तो आवर्त की संख्या पूछे तब 7 मारना है, ठीक है। लेकिन यदि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या पूछे तो वर्ग की संख्या 18 मारना, ठीक है, ये मारना। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें वर्ग पूछा है। थोड़ा सा हम पेन मार्कर चेंज कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बने रहिएगा। अब हमसे पूछ दिया यहाँ वर्ग की संख्या बताइए कितने वर्ग होंगे। तो वर्ग की संख्या 18 होंगे। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, ऑप्शन में गलत है। यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो अगर ये 18 करता है तो ये आंसर सही हो जाता है। और सब सुधार लीजिएगा, आंसर गलत है, यहाँ 18 होना चाहिए। 18 आंसर होगा 100%, क्योंकि हम लोग जहाँ तक जानते हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे हुए भी हैं, इसीलिए मैंने बताया दिया है। चलिएगा चिला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दुनिया में आते हैं और हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। छोटू थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कीजिएगा और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मलेरिया हो गया, चलिए अब आते हैं ओजोन हो गया, आवर्तसारणी हो गया। अक्रिय तत्व 13 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम, सबसे बात है हीलियम अक्रिय तत्व है, खत्म कहानी, हीलियम अक्रिय तत्व होता है। चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर से आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? अब 14 नंबर हम सीखने जा रहे हैं, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। तो इसकी संयोजकता 2 होती है। कितना होती है? 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? तो ये हाइड्रोकार्बन C6H12O6, ये तो पिछले भी पाठ में आ चुका था, पिछले एक्सरसाइज में। कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें रहता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिएगा, देखने वाली बात है, इसमें हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, दोनों है, इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में आता है कि हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं, तो वो ऐसे पदार्थ कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पादन में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये भोजन क्या हो जाएगा? भोजन। अरे क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 16। चलिए आते हैं अब 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो एंडोडर्म के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 नंबर कहता है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? क्षमता 2D है, फोकस पूछा है, यानी P बराबर दे दिया है 2 डायोप्टर, ठीक है, और F के मान हमसे बाहर कर दिया है। तो हम लोग जानते हैं उल्टा हो जाता है, F का फार्मूला हो जाता है 1/P, यानी 1/2 और इतना मीटर, तो सेंटीमीटर बदलिए तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 50 दूनी 100, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कहाँ ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर जी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की दुनिया में आते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, हाँ, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? देख छोटू, अगर निकट है जिसमें 3 अक्षर है, 1 2 3 गो, तो 3 में लगाना है 4, और 2 में अगर दूर दृष्टि दोष रहता है, दूर दृष्टि दोष, इसमें 2 अक्षर था, तो 2 अक्षर में लगाना है 3 अक्षर वाला, और 3 अक्षर में लगाना है 4 अक्षर वाला। तो दूर के लिए हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है, और जबकि निकट के लिए हो जाएगा अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फाइनली बी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से मेरा वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। हर एक साल हम हर एक टॉपिक, रोज हर एक दिन हर एक साल का मैं लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स का सोल्यूशन। आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, विशेष मिलूंगा कल। मेरा व्हाट्सअप नंबर 99 053 17 819, इस पर कांटेक्ट करके और विशेष जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर अस।